कहानी की शुरुआत 1917 में होती है, जब ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। वॉर में एक ब्रिटिश कैप्टन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। डॉक्टर जल्दी से उसके शरीर से गोलियां निकालते हैं। उन गोलियों में से उन्हें एक सिल्वर गोली मिलती है जो कि बाकी दोनों के साइज में काफी बड़ी थी। सिल्वर गोली को देख सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि जर्मन अपने बंदूक में सिल्वर गोलियां यूज करने लगे हैं। तभी वो कैप्टन इन्हें कुछ बताने ही वाला होता है, लेकिन वो मर जाता है। उसके बाद हम शार्लेट नाम के एक लड़की को देखते हैं जो एक जगह पर किसी से मिलने आई होती है। और फिर कहानी आती है 35 साल पहले अतीत में, जहाँ पे शार्लेट छोटी थी और उसका भाई एडवर्ड उसे परेशान कर रहा था। तभी उसकी माँ इजाबेल आके उसे डांट देती है। इसी दरम्यान हमें बताया जाता है कि इनके पिता साइमस एक माफिया थे इस टाउन के, जो दूसरों की जमीन पर कब्जा कर रहे थे। इसी टाउन में एक दिन रोमा कबीले के लोग रहने आते हैं। इसमें से एक लेडी एक आदमी को कुछ सिल्वर के कॉइन्स देती है और कहती है कि वो उन्हें हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। पिघलाकर इंसान के एक जबड़े का शेप बनाए। यहाँ पे वो आदमी सिल्वर को पिघलाकर एक जबड़ा यानी जौ में फिट करके उसे बना देता है। फिर हम देखते हैं कि वो औरत उस जौ पर कुछ रिचुअल परफॉर्म करती है। वही दूसरी तरफ एडवर्ड और शार्लेट चुपके से अपने पिता और टाउन के लोगों की बातें सुनने लगते हैं कि जिसमें रोमा कबीले की बात चल रही होती है, जहाँ पे एक आदमी साइमस को कहता है जो भी लोग आए हैं वो इस जमीन को अपना बता रहे हैं। साइमस कहता है कि वो अगले दिन जमीन को खाली करवाएगा और अगले दिन वो अपने लोगों को लेकर वहाँ चला जाता है। साइमस के आदमी कबीले के लोगों को समझाकर उन्हें जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। इसीलिए वे लोग उस कबीले पर अटैक करके लोगों को मार देते हैं। लेकिन इसी बीच में वो रिचुअल करने वाली औरत एक आदमी के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पकड़कर साइमस के सामने लाया जाता है। यहाँ पे साइमस उस जौ को देखकर उस औरत से कहता है कि तुम हमारे शहर में एक काला जादू नहीं कर सकती। और इसके बाद अपने लोगों से वो कहता है कि उस औरत और उसके हाथ में जो चांदी का जौ है उसे जमीन में दफना दे। अब उसके साथ वाले आदमी के हाथ पैर काट कर उसे उसी जगह पे लकड़ी के सहारे लटका देते हैं और उस औरत को जमीन में दफना दिया जाता है। लेकिन ऐसा करते हुए भी वो रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। अब यहाँ पे रात में शार्लेट को उसी जगह का सपना आता है जिसमें वो उस औरत को जमीन से निकालने लगती है। तभी वो लटका हुआ जो आदमी रहता है वो अचानक से डीमन की तरह हो जाता है और शार्लेट डर के उठ जाती है। वही दूसरी तरफ टाउन में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते जो पैथोलॉजिस्ट होता है और वो उन्हीं कबीले के लोगों को ढूंढने के लिए आया था। और तभी एल्फर्ड नाम का टाउन का पुलिस उसे पूछने लगता है कि वो कितने दिन यहाँ पे रहेगा। तभी दूसरी जगह पे हम एडवर्ड को देखते हैं। उसे भी शार्लेट की तरह डरावने सपने आ रहे थे। खेलते खेलते उसी जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ की जमीन खोदने लगता है और फिर वो उसी जौ को बाहर निकालता है। तभी वहाँ पे उसी औरत की आत्मा आकर उसे डराने लगती है और एडवर्ड अचानक से अपने नींद से उठता है कि चीखने की वजह से उसकी माँ और बहन वहाँ पे आ जाती है और उसे लेकर अंदर चली जाती है। अब अगले दिन एडवर्ड और शार्लेट टाउन के बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का टिमी सबको लेकर उसी जगह जाने लगता है। एडवर्ड वहाँ पे जाने से मना करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। फिर टिमी सबसे पूछता है कि किस किस को जौ के सपने आए थे। इस पर सारे बच्चे हाँ कहते हैं, यानी इन सबको वो चांदी वाले जौ के सपने आए थे। इसके बाद टिमी उसी जगह पे खोदता है और वो सिल्वर का जौ निकाल कर अचानक से अपने मुंह में लगा लेता है, जिसके कारण वो बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगता है और एडवर्ड को गले में काट देता है। ये देख सारे बच्चे डर कर भाग जाते हैं। शार्लेट घर पे आके कहती है कि एडवर्ड को चोट लगी है और वो बेहोश हुआ है। अब थोड़े समय के बाद साइमस एडवर्ड को घर लेके आता है। थोड़े समय के बाद डॉक्टर चेक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि इसे किसी जंगली जानवर ने काटा है। यहाँ पे शार्लेट डरने के कारण किसी को कुछ भी नहीं बताती। अब रात में शार्लेट को वापस वही सपना आता है, लेकिन इस बार वो आदमी शार्लेट को पकड़ लेता है और डर के उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसे एडवर्ड की चीखने की आवाजें आने लगती है। वो उसके कमरे में जाती है और देख के काफी डर जाती है, क्योंकि एडवर्ड का शरीर अजीब से टेंटिकल से कवर अप था। इस वजह से वो जोर जोर से चीख कर कमरे से बाहर आती है। इसके कारण उसके पेरेंट्स भी जग जाते हैं, लेकिन जब वो एडवर्ड के कमरे में आते हैं तब वो वहाँ पे नहीं होता। इसके कारण
साइमस अपने लोगों के साथ जंगल में उसे ढूंढने लगता है। एक दिन के बाद भी एडवर्ड उन्हें कहीं पे भी नहीं मिलता, जिसके कारण वो परेशान होते हैं। वही दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर एल्फर्ड जॉन को जाके बताता है कि साइमस का बेटा गायब हुआ है और जरूर ये कबीले वालों से कनेक्टेड है। तो वहाँ दूसरी जगह पे शार्लेट अपने मेड एना के साथ चर्च में जाती है। तभी वहाँ पे उसे टिमी दिखाई देता है और वो उसे एडवर्ड के बारे में पूछने लगती है। लेकिन यहाँ पे टिमी को कुछ भी याद नहीं था कि उसी ने उसके गले पे काटा था, क्योंकि जब उसे होश आया था तब वो खुद वहाँ पे पड़ा हुआ था। शार्लेट उसे सारा किस्सा बताती है। तभी टिमी उसे चर्च की एक बुक पढ़कर बताता है कि एक दिन जूडिस को जीसस को धोखा देने के बदले में कुछ सिल्वर कॉइन्स मिले थे। यहाँ पे टिमी समझ जाता है कि जो जॉ बना हुआ था वो उन्हीं सिल्वर कॉइन से बना हुआ था। अब चर्च से बाहर आने के बाद टिमी को एडवर्ड दिखाई देता है जो उसका पीछा करने लगता है। अब घने जंगल में जाने के बाद एडवर्ड अचानक से गायब हो जाता है। टिमी उसे ढूंढ ही रहा था, तभी एक क्रीचर उसके ऊपर हमला करने लगता है। टिमी डरते हुए एक जगह पे छुपता है, लेकिन वहाँ पे भी वो क्रीचर आकर उस पर अटैक कर उसे मार देता है। इधर एल्फर्ड और जॉन साइमस के घर आते हैं और एडवर्ड के बारे में पूछने लगते हैं। फिर साइमस उन्हें टिमी का शव दिखाता है जंगल के पास, जिसे क्रीचर ने बुरी तरीके से खा लिया था। उन्हें लगता है जंगल के किसी जानवर ने उसके ऊपर अटैक किया है। अब अगले दिन जॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। यहाँ पे साइमस कबीले के लोगों की सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद वो एडवर्ड के कमरे और बाकी घर को चेक करता है, जहाँ पे उसे दरवाजे पर खून के कुछ निशान मिलते हैं, जिसे वो अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए कलेक्ट करता है। अब यहाँ पे रात में जॉन को भी वैसे ही अजीब अजीब डरावने सपने आने लगते हैं। वो औरत जमीन से बाहर निकलने की कोशिश कर उसे वो जॉ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसी समय उसकी पत्नी और बेटी आ जाती है और अचानक से वो लटका हुआ आदमी उनके पीछे आकर उन्हें पकड़ लेता है, जिससे जॉन काफी डर जाता है। अब रात में जॉन दरवाजे पे लगे हुए खून की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन वो काफी कंफ्यूज होता है क्योंकि ये खून इंसान का नहीं था। इसके बाद वो अपना खून लेकर उस सैंपल में डालता है। तभी हम देखते हैं कि सैंपल वाले ब्लड के सेल ने जॉन के ब्लड सेल को खाना शुरू कर दिया था, यानी कि एक अलग तरह का म्यूटेशन हो रहा था। इसी बीच में जॉन को बाहर कुछ आहट सुनाई देती है, जहाँ पे उसे काफी डरावना क्रीचर दिखाई देता है, लेकिन जब तक वो उसे बाहर देखने जाता तब तक वो क्रीचर जा चुका था। इसके बाद रात में साइमस एक मीटिंग रखता है और सबके सामने क्रीचर की बात बताता है। जॉन सभी को अपने घर ठीक से लॉक करने के लिए कहता है। वही दूसरी तरफ टाउन के 3 लोग किसी काम से अपने खेत की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे वो क्रीचर आकर उन 2 आदमियों को पहले मारता है और तीसरी लड़की होती है उसे भी मारकर काफी जख्मी करता है, लेकिन वो लड़की कैसे तैसे बचकर टाउन में वापस आकर लोगों को उसके बारे में बताने लगती है। जिसके बाद वे लोग खेत में आकर चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे उन 2 आदमियों की लाशें नहीं मिलती। अब अगले दिन जॉन साइमस के साथ उसी लड़की के घर जाता है जो उन 2 आदमियों के साथ थी, लेकिन वो लड़की ऑलरेडी घर से गायब हो चुकी थी और उन्हें खिड़की के पास वैसा ही खून मिलता है। ये देखकर जॉन साइमस से कहता है कि टाउन के सारे लोगों को खतरा है, इसीलिए लोगों को चर्च में आकर रुकना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़की को जंगल में देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसके भी शरीर से अजीब अजीब टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं और देखते ही देखते वो पानी में चली जाती है। इधर साइमस टाउन के सारे लोगों को चर्च में लाने लगता है। तो वही दूसरी जगह रात में इजाबेल और जॉन बातें कर रहे थे, जहाँ पे जॉन बताता है कि वो इन कबीले वाले को क्यों ढूंढ रहा है। दरअसल उसके टाउन में भी कुछ समय पहले एक भेड़िए क्रीचर ने हमला किया था, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी मारी गई थी। बाद में उसे पता चला कि उसकी बेटी और पत्नी इसीलिए मारे गए क्योंकि उन कबीले वालों ने उनके जमीन पे श्राप दिया था और उनके इस हादसे के कुछ ही समय के बाद वो कबीले के लोग वापस आए थे और उन्होंने कहा था कि उनका श्राप पूरा हो गया और इसी कारण से जॉन तब से इन कबीले वाले लोगों को ढूंढ रहा है। ये बात सुनते ही इजाबेला काफी हैरान होती है। इनकी ये बातचीत चली रही थी कि तभी साइमस आ जाता है और जॉन को इजाबेला को ये सारी बातें ना बताने के लिए कहता है, क्योंकि वो एडवर्ड के लिए काफी चिंतित थी। अब अगले दिन जॉन टिमी की जहाँ पे लाश मिली थी वहाँ पे जंगल में जाता है और उस क्रीचर का वेट करने लगता है। तभी वहाँ पे उसकी आंख लग जाती है और उसके सामने उसे वही लड़की दिखाई देती है जो कि एक क्रीचर में बदल गई थी। अचानक से उसकी आंख खुलती है तो सामने ही उस क्रीचर को देखता है और वो क्रीचर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जॉन बड़ी मुश्किल से
अपने बिछाए हुए जाल में उसे फंसा लेता है। बाद में वो उसे शूट कर मार देता है और फिर उसके शव को लेकर साइमस के पास पहुंच जाता है। उस क्रीचर का पेट फाड़ने पर उन्हें उसमें वही लड़की दिखाई देती है जो अपने घर से गायब हुई थी। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। यहाँ पे उस लड़की के पिता भी होते हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर वो उसे शूट कर मार देते हैं। साइमस ये देखकर काफी घबरा जाता है, लेकिन जॉन को साइमस पे शक होता है और उसे पूछता है कि तुमने आखिरकार कबीले वालों के साथ क्या किया, और साइमस उसे सारी सच्चाई बता देता है। तभी जॉन गुस्से में कहता है, तुम्हारे कारण ही श्राप ये पूरे टाउन को लगा है। तुमने उस औरत को बिना सोचे समझे मार दिया। उसी ने ये श्राप दिया था जो कि तुम्हारे बेटे एडवर्ड से शुरू हुआ था। अब गुस्से में साइमस अपने आदमियों को लेकर क्रीचर को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ जॉन शार्लेट से उस दिन क्या हुआ था उसके बारे में पूछता है। इस पर वो सारी चीजें बताती है जो टिमी ने की थी, और वो उस सिल्वर जॉ के बारे में भी बता देती है जो टिमी ने चर्च में छुपा कर रखा था। फिर शार्लेट और वो चर्च में आकर उस जॉ को ले लेते हैं। जॉन उस जॉ को देखकर समझ जाता है कि उसी कबीले की औरत ने इन्हें श्राप दिया था कि जो भी इस जॉ के थ्रू सबसे पहले किसी को काटेगा वो क्रीचर में बदल जाएगा। अब जॉन को पता चल गया था कि इस श्राप को मिटाने का एक ही तरीका है जो कि जॉ में ही है। तो वही दूसरी तरफ हम मेड को देखते हैं। वो बाहर अपने कपड़े लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे वो क्रीचर आ जाता है और उसे काट कर बुरी तरीके से घायल कर देता है, लेकिन वो मेड घर के सारे लोगों से बात छुपा के रखती है। यहाँ पे जॉन उस सिल्वर जॉ को पिघलाकर उनकी बुलेट बनवा लेता है, और ऐसी ही बुलेट्स हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी जो कि उस कैप्टन को लगी थी। यहाँ पे रात में साइमस वापस आ जाता है क्योंकि उसे वो क्रीचर नहीं मिला था। अब जॉन साइमस के घर आता है और बाहर कुछ मशालों को लगा देता है और खुद गन लेकर घर के ऊपर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर बाहर लगे हुए कपड़ों पर जाती है जिन पर खून लगा हुआ था। वो तुरंत साइमस से पूछने जाता है, लेकिन दोनों में भी बहस होने लगती है। इधर साइमस को मेड के कमरे में कुछ आवाजें आने लगती है। इसके बाद वो गन लेकर वहाँ पे देखने जाता है। उसके रूम में उसे कोई भी नहीं दिखाई देता, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वो मेड जो कि क्रीचर बन चुकी थी उसके ऊपर हमला करती है। इसी बीच में उसके हाथ से कैंडल गिर जाती है जिसके कारण कमरे में आग लगने लगती है। तभी ऊपर के कमरे से साइमस उस क्रीचर को शूट कर देता है। गोली की आवाज सुन जॉन ऊपर चला जाता है, लेकिन आग के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो नीचे आता है तभी इजाबेल उसे बताती है साइमस अभी जंगल की तरफ गया है। अब जॉन इजाबेल को कहता है कि वो शार्लेट को लेकर जल्दी से चर्च में चली जाए, और वो खुद साइमस को ढूंढने के लिए चला जाता है। तो वही जॉन साइमस के पीछे एक जगह पे जाता है जहाँ पे उसने खुद के ऊपर केरोसिन डाला हुआ था क्योंकि वो क्रीचर के हमले के कारण इन्फेक्टेड हो गया था, और वो जानता था कि वो भी अभी क्रीचर में बदल जाएगा। वो जॉन से कहता है मैंने एनेसिया ने उस मेड को गोली मार दी है क्योंकि वो एक क्रीचर में बदल गई थी और उसने मुझे काट दिया है। इसके बाद वो खुद को आग लगा देता है। तो वही दूसरी तरफ इजाबेल को सीढ़ियों पर एक क्रीचर आता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर वो एक कमरे में छुप जाती है। दोनों उसे किसी तरह बचते हुए घर से बाहर आ जाती है जहाँ पे उन्हें जॉन भी मिल जाता है। वो उन्हें लेकर चर्च की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में जाते हुए एक क्रीचर उनके पीछे लगता है। जॉन उस क्रीचर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी क्रीचर अचानक से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जल्दी से ये तीनों भी चर्च के अंदर चले जाते हैं। यहाँ आकर वो सबसे कहते हैं कि साइमस अब नहीं रहा। एक आदमी उससे बहस करने लगता है कि जॉन अभी तक जिंदा कैसे है, शायद वो भी क्रीचर में बदल रहा है। तब वो बताता है कि उसके पास सिल्वर बुलेट है जिसके कारण वो क्रीचर डरते हैं। वो आगे कहता है कि हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा और तब तक यहाँ पे आर्मी भी आ जाएगी। यहाँ पे इजाबेल जो शॉक में थी वो उससे पूछती कि साइमस के साथ क्या हुआ, और वो उसे सारी सच्चाई बता देता है। अब यहाँ पे सबके सोने के बाद इजाबेल ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है कि तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती है। दरवाजे के पास देखने पर उसे पता चलता है कि वो एडवर्ड है। इसी वजह से वो काफी इमोशनल होकर दरवाजे को खोल देती है। दरवाजा खुल जाने की वजह से वो क्रीचर अंदर आ जाता है और सबको मारने लगता है। यहाँ पे जॉन गन को लोड करता है। तभी अचानक से इजाबेल क्रीचर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और एडवर्ड को आवाज लगाने लगती है। जॉन इजाबेल को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनती। तभी क्रीचर उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब जॉन मजबूरी में आकर उसे शूट कर देता है और वो बुलेट इजाबेल से होते हुए उस क्रीचर को लग जाती है। अब एडवर्ड अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। यहाँ पे इजाबेल एडवर्ड को गले लगाकर मारी जाती है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ड ठीक होता है। इसी सीन के साथ हम देखते हैं कि जो कैप्टन मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था वो एडवर्ड ही था, जो कि आगे चलकर
कर आर्मी में शामिल हो गया था। मूवी के एंड में शार्लेट जॉन को बाकी 3 सिल्वर बुलेट देती है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, यानी जब एडवर्ड एज आर्मी का कैप्टन मारा जाता है, उसके बाद शार्लेट जॉन से मिलने आती है। यहाँ पे जॉन अब बुजुर्ग हो गया था। शार्लेट यहाँ पे एडवर्ड की वही बुलेट देने आई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। दरअसल उस श्राप के कारण एडवर्ड कभी भी ठीक नहीं हो सकता था, लेकिन वो बुलेट उसके शरीर में थी और इसी के कारण वो श्राप उसके ऊपर हावी नहीं हो पाया और वो वापस इंसान बन गया था। लेकिन जैसे ही उसके शरीर से बुलेट निकाल दी गई थी आर्मी के बेस कैंप में, वो मारा जाता है और वो बुलेट शार्लेट को मिलती है और वो जॉन को वापस करती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।